आदिवासी इलाके में जाकर के गांधी जी जैसे किसी भी प्रकार से ये सारे के सारे मूल धारा में आदिवासी का अर्थ आप समझते हैं, जहाँ पर वस्त्र नहीं पहुँचता है। 2-3 बार के कई बार हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि जहाँ कहीं भी बाजार में आने की बात होती है तो वहाँ पर इनका लंगोट लगा करके अथवा कुछ पत्थरों के माध्यम से, कुछ वृक्षों के वक्खल इत्यादि के माध्यम से मर्यादा बनाकर आते थे और फिर इसके उपरांत चले जाते थे। बहुत प्रयास हुआ है और जब वोटों की बात आ गई तो वहाँ पर भी जाकर के उनके बीच में गांधी जी भी, स्वयं नेहरू जी भी गए और गमछा बांध करके उस लू में भी वे लोग इस कार्य को रूप देते थे। आज बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। विदेश में एक बार, कौन सा देश है मुझे याद नहीं रहा, लेकिन फिर भी वहाँ के पढ़े लिखे सभी एक समूह बना करके, उसमें 100-200 व्यक्ति होंगे, पूरे के पूरे नग्न रूप में वहाँ जुलूस निकाला गया। इसको देख करके क्यों कोई भी असभ्य कार्य होता है तो सभ्यों के सामने कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि वो सभा में बैठने योग्य है क्या नहीं मैं नहीं जानता। शब्द की उत्पत्ति ऐसी होती है जो सभा में बैठने योग्य हो। तो उन्होंने यह प्रदर्शन कराया। फिर बाद में वो आया हमारे सामने लेख के रूप में, उसको पढ़ा और कुछ नहीं, मनुष्य दूसरे को मार करके अपने पेट को भरने का कार्य लोग थे। बहुत कुछ खाने पीने के लिए चीजें हैं और वो दूसरे के जीवन को नष्ट करके ही करें, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि इससे पशुधन का अभाव हो रहा है और इधर शाकाहार का नाश हो रहा है। दोनों बातें बनती थी। इसको देख करके, और वह विदेश में इस प्रकार की क्रांति का एक रैली वहाँ पर निकली थी। आज आप लोगों को याद होगा जब सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, कुछ समय बाद नशाबंदी अनिवार्य है, तभी स्वतंत्रता अपने लिए वरदान सिद्ध होती है। इस दिशा में गांधी जी ने अथक प्रयास किया। सर्वप्रथम उस मदिरा को, जो एक प्रकार से सभ्य को भी असभ्यता की ओर ले जाती है, थोड़ा सा रह गया, बाकी सब असभ्य के वो काम उसके द्वारा होने लगे। स्वयं का भी उसे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। और नशा जब चढ़ जाता है तो बच्चे उसके पीछे हो जाते हैं, समूह हो जाता है, हंसते हुए पत्थर आदि मारते हुए उसको ले जाते हैं।
उसको बंद करने के लिए गांधी जी ने बहुत प्रयास किया। क्या किया? उन्होंने कहा इस मदिरा के कारण यह शरीर से भी विकलांग हो जाता है, अर्थ से भी विकलांग हो जाता है और शिक्षा से भी विकलांग हो जाता है और परिवार के निर्वाह के योग्य वह स्वयं भी नहीं रहता। परिवार कहाँ रह रहा है उसे पता तक नहीं रहता। इन सब बातों को दूर करने के लिए नशाबंदी बहुत आवश्यक है। गत सप्ताह हमने आपके सामने रखी थी बात, वो ये थी कि गांधी जी को ये करना क्यों पड़ा, तो आगे एक कदम और था उनका, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए स्वच्छंदता के जो कारण होते हैं, असभ्यता के जो गुण आते हैं, उनको दूर करना अनिवार्य है। तो शराब यदि बंद करना है, नशीली चीजें बंद करना है, तो उनका कहना था कि आप शराब की दुकान की ओर ही मत जाओ। हम शराब तो सेवन नहीं करते हैं, किंतु दूसरा कोई सेवन करता है तो उसका प्रबंध करते हैं। ये और हानि है। आप एक बचाए नहीं, हजारों तैयार और कर रहे हो। और सरकार को भी आज इसका दोष आया। पत्रकार इसके बारे में अवश्य प्रस्तुति करेंगे। सरकार होकर के गांधी जी ने तो उसको मना किया और आज उस नशाबंदी को और आगे बढ़ाने के लिए बंदी तो नहीं होगी, लेकिन ये कार्य, क्योंकि हमारे लिए इसके माध्यम से पैसा मिलता है, लेकिन देश का जो धन है वो सब समाप्त हो रहा है इसी में। शीशी में भी दूध मत पियो, ये उनका नारा है। उस दुकान के पास जाकर ये पियोगे तो आपको अवश्य ही शराबी आ गया, ऐसा लोग कहेंगे। संगति से भी बचो, और हम संगति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा उनका था कि स्वतंत्रता मिलना ही एकमात्र पूर्ण नहीं है कार्य मानता हूं, क्योंकि देश का संचालन स्वतंत्रता मिलने मात्र से नहीं होता। और 70 साल के उपरांत भी आप इसको देख रहे हैं, शिक्षा में भी कोई व्यवस्थित शिक्षा नहीं है। देश विदेश के जो संस्कार होते हैं वो सारे गायब हो रहे हैं, जिनका कभी भी देश के लिए उपयुक्तता नहीं है, उनका भी प्रचार प्रसार हो रहा है। उस समय उन्होंने ये कहा कि जो कोई भी वस्त्र निर्यात होकर के यहाँ पर आ रहे हैं, जो कोई भी वस्त्र निर्यात होकर के किसी भी देश से आए, उनका बहिष्कार। आज नेता लोग भी वही पहनते, बाकी जनता तो ठीक ही। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा इसके द्वारा जनता में जो रोजगार की समस्या है ये और बढ़ेगी। 1000 व्यक्तियों का एक ही व्यक्ति मान लो वस्त्र का निर्माण करता है, 1000 व्यक्तियों के पेट पर जो है एक प्रकार से कुछ न कुछ बांधना पड़ेगा। अब ये हानि होगी, इसलिए पहले से ही उन्होंने इसका निषेध किया था। देश में किसी भी प्रकार से अपने देश की जो भाषा है वो कभी भी लुप्त नहीं होना चाहिए। यदि वह लुप्त हो गई, देश ही गायब हो जाएगा। देशी वस्तु क्या है ये ज्ञात नहीं हो सकेगा। पूरे वस्तुएं आज विदेशी आ रहे हैं और आपको यह गर्व है
कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ हम काम कर सकते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकोगे। यह आपकी धारणा है, कर नहीं सकोगे। और अभी तो बताया कि प्राचीन काल में भी यह कार्य कैसा किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस दौरान भारत ने 1 अरब से भी ज्यादा मीटर वस्त्रों का निर्यात किया था, 35,000 और मीटर एक ही वर्ष में इतना निर्यात किया था। इसको आज देखने से ऐसा लगता है कि आज तो और आगे बढ़ जाएगा। अपना देश का संरक्षण करते हुए दूसरे देशों के लिए भी इस प्रकार का दिया था। विविधता की बात अभी आई थी, पहले तो विविधता थी वस्त्रों में, इसमें वह गायब कर दिया गया, किंतु केवल उस स्थान पर विदेशी वस्त्रों का ही प्रदर्शन होने लगा और यह कला सब समाप्त हो गई। इस कला के हानि होने के कारण आप लोगों की दशा आज ये बन गई। जो कोई वस्त्र विदेश से आ रहा है वह केमिकल से ही निर्मित है, उसमें खूब डाल दिया जाता है और वह अब आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से भी वह हानिकारक है, ये सिद्ध हो रहा है, वैज्ञानिक तथ्य। कोई भी इस प्रकार का वस्त्र पहनता है, कालांतर में उसकी बुद्धि के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर और इसके पाचन शक्ति के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये सारा सामने आ गया। यदि कोई गिर गया, उसके लिए मान लो घाव हो गया, उसको दूर करने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, आप अपने सूट को फाड़ दो और बांध दो, नहीं हो सकता उससे। कोई भी वस्त्र आपके पास नहीं है जो मरहम पट्टी बांध के व्रण का करो उपचार इसको चैतार्थ बना सके, है कोई? नहीं है। क्यों? यह केवल खादी के माध्यम से, हथकरघा से निर्मित वस्त्र से ही यह संभव है, अन्य कोई साधन नहीं। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, ये पंक्ति बहुत वर्षों से ऊपर प्राचीन काल से आई हुई है। इसलिए यह अर्थ निकलता, जब तक वस्त्र के द्वारा जल का छानना नहीं होता तब तक वह पीने योग्य नहीं रहता। यानी जल में इतने जीव है अनगिन, विज्ञान ने उसका संख्या भी निर्धारित किया है, हजारों निकलते हैं छोटी सी बूंद में भी, तो वह पूरा अपने शरीर में चला जाता है, शरीर रुग्ण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अनेक भयानक रोग होते हैं, ये निश्चित है। इसलिए यह प्राचीन काल से हमारे यहाँ आया हुआ है। उपवास करने से भी यह सिद्ध हो गया है, जो हानिकारक कोशिकाएं हैं उन सब कोशिकाओं को अपने आप ही सोखना ही पड़ता है। यह जापान ने आज सिद्ध किया है। इसलिए भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए और कोई भी उपाय हमारे पास नहीं है। यह जो 70 कलाएं हैं, 72 कलाएं हैं, कला 72 पुरुष के, यहाँ में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार, यह प्राचीन काल से आई हुई दोहा है। इसमें पुरुष के पास कलाएं कितनी होती हैं? तो 72 होती हैं, लेकिन ये 72 गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 मात्र। एक तो जीवों का निर्वाह होना चाहिए, बाधा से रहित,
फिर बाद में जीव का उद्धार का क्रम अपने आप आ जाता है। यह आज कलाएं किताब की एकमात्र शोध के ही विषय बन गए हैं, यह आप लोगों को ज्ञात है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, समय आपका बहुत मूल्यवान होता है, उससे भी मूल्यवान हमारे लिए है। बहुत अच्छा है आपने यह विषय चुना है और इसके प्रचार प्रसार के लिए ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ये कार्य केंद्र खुल रहा है इसलिए तो आप कर रहे हैं, नहीं, अन्यत्र भी इसका अनुकरण हो, अनुसरण हो, और जो गरीब हैं, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं और पुरुष वर्ग इसमें सहयोग भी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए ये सोच करके किया जा सकता है। यहीं पर महाराष्ट्र में एक बात और सुनिए कि यहाँ पर किसान लोग भी आत्महत्या करते हैं। उसका कारण ये ही है कि उनको जो वो फसल उगवाते हैं और बीज बोते हैं आदि करते हैं, किंतु वृष्टि समय पर नहीं होने से अथवा अतिवृष्टि होने से अथवा और कोई रोग इत्यादि बढ़ने से उनका वह फसल नहीं आती है। उनको जो कर्ज ले करके ये कार्य कर रहे थे उसमें उनको कोई सहारा नहीं मिलता। यदि किसानियत के साथ साथ, कृषि के साथ साथ एक और कोई भी उनके लिए सशक्त उपाय हो तो उन दोनों के माध्यम से वह अपना एक वर्ष बहुत ही अच्छा गुजार सकता है। इसलिए यदि इस गरीब इलाके में भी यह कार्य होने लग जाएगा तो अवश्य ही यहाँ पर उसका नतीजा परिणाम निकल सकता है। प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में भी आप इसके उल्लेख पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से कैसे वो लोग आगे बढ़ते थे और मांगने की बात नहीं होती थी और केवल इसके बदले में विदेश से वो क्या ले आते थे, तो कोई चीज का आयात नहीं होता था भारत में। फिर क्या लाते थे बेचने के उपरांत? वह सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक आदि यह बहुमूल्य वस्तुओं को ही ले आते थे। आज कंकर भी नहीं मिलते आप लोगों के यहाँ, ये स्थिति हो गई है। और भी बहुत कुछ कहना है भारत के विषय में, जो कल नहीं परसों भी कहा था। अमेरिका ने जैन तत्व क्या है इसके बारे में 40 विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। कितने? 40 विश्वविद्यालय। उनके यहाँ सैकड़ों होंगे, उनमें से छांट करके 40 विश्वविद्यालय जिनमें जैन तत्व क्या है इसके बारे में शोध सहित कार्यक्रम 4.5 अरब 450 करोड़ रुपये का व्यय करने का निश्चय किया है। प्रारंभ में 150 करोड़ वो लगाएगा। अब सोचिए भारत के इतिहास में क्या क्या था और आज उनको वो विस्मय हो रहा। उस समय केवल जर्मनी ही ऐसा देश था जिन्होंने यहाँ के संस्कृत साहित्य को ले जा करके और अपने यहाँ उसके ऊपर शोध करके बहुत कुछ बनाया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए ये सभी विज्ञान वर्तमान में जो है वो पूरा भारतीय यहाँ से उचट करके गया है, यही की छांटे हैं और उसके कार्यक्रम आपके सामने दिखा रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने भी हमें यही कहा था कि वस्तुतः भारतीय इतिहास पढ़ने के योग्य है, केवल पढ़ने तक सीमित नहीं, उनको उसके जीवन में उसका वो स्थान मिले और स्थान का सभी लोग लाभ भी ले सके। एक बात और कहनी है, जहाँ कहीं भी आप लोग वस्त्रों का निर्माण देखते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से ये देखना आवश्यक होता है कि उसमें जो वर्तमान पद्धति के अनुसार वस्त्र बनता है उसमें क्या क्या जो स्पर्श करने योग्य भी नहीं उन वस्तुओं का
स्पर्श हो जाता है। ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन कंपनी अच्छे बड़े बड़े कंपनी से मिलने से ये ज्ञात होता है। और हो या न हो, लेकिन इतना तो अवश्य है, आज वैज्ञानिक युग है, शोध प्रबंध लिखा जाता है, किंतु शोध करने से पूर्व में इसके इतिहास के बारे में भी शोध करना चाहिए। आज शोध होता तो है, लेकिन भारतीय संस्कृति के उद्देश्य से हट करके होता है, इसलिए कोई शोध में विषय भारत का आता ही नहीं। चाहे प्रशासन परीक्षाएं हों या और कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षाएं हों, उन सब में यही सुनने को अपने को उपलब्ध होता है कि अमेरिका का साहस बहुत बड़ा अच्छा होगा, भारत भी इसके बारे में भी कदम उठाएगा। इतनी राशि तो वह नहीं खर्च पाएगा, लेकिन वह इसका अवश्य ही कुछ न कुछ तथ्य निकालने का प्रयास करेगा। इतना ही समझता हूँ। आप लोगों ने सुन लिया। एक प्रकार से ये सुनने का ही मात्र नहीं है, किंतु इसको सब लोगों के साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज वस्त्र के बिना क्या आप काम कर सकते हैं? सोचिए, मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति और इतिहास जो कुछ भी लिखा जाएगा निर्वस्त्रों के द्वारा नहीं। हाँ, श्रमण होते हैं निर्वस्त्र, उनके द्वारा लिखा जा सकता, लेकिन गृहस्थ तो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा कहना है, ये आपकी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ एक प्राचीन और सांस्कृतिक कार्य है। इसको आप इस प्रकार उपेक्षा का विषय न बनाइए। और इसके लिए प्रत्येक घर में एक, वहाँ पर से सुना था, आज भी आसाम में जो बुनकर है वहाँ पर क्या होता है, हमारे लड़के को जब किसी वर्ग का शोध करेंगे, हम गवेषणा करेंगे, उससे पहले ये पूछना अनिवार्य है, जिसमें हम अपने लड़के को भेज रहे हैं वहाँ पर पति को हथकरघा काम आता है क्या नहीं पूछ लेना। यदि आता है तो हमारे वहाँ लड़के जा करके बहुत ही अच्छे ढंग से उदर निर्वाही नहीं और परिवार का भी पूर्णतः संरक्षण कर सकेंगे। ये वहाँ पर तब लड़की दी जाती थी। उसी प्रकार वर वाले भी यह सोचते थे कि यहाँ पर जो वधू आएगी उनको ले आना जो एक दिन में एक साड़ी बना सके। अब साड़ी का यदि मालूम मूल्य होगा यदि 10,000 15,000, तो फिर हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। ये पढ़ करके मुझे अकेले बैठे बैठे भी हंसी आ गई। यह इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन आज किसी को मालूम ही नहीं है। ये स्थिति है, इसीलिए आप घबराए नहीं। कितने चाहिए आपको वस्त्र, वो पूरा पूरा भारत ही देने योग्य है। हाँ, इतना अवश्य यहाँ जो श्रम करके करते हैं उन श्रमिकों का भी एक प्रकार से आदर, संरक्षण और उनके विकास के बारे में क्या आप योगदान देते हैं, इसके बारे में भी सोच लेंगे। ज़्यादा तो नहीं, इतना अवश्य। खादी का इतिहास एक पुस्तिका मिली अपने को, लगभग उसका प्रकाशन हुआ था 8-10 ईस्वी में हुआ था। ये पहले दशक में ही इसका हुआ था प्रकट। और इसके प्रस्तावक संभव है, याद आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल जी थे। जवाहरलाल जी ने इसकी उपेक्षा कर दी और उनके पिताजी ने सर्वप्रथम इसकी आरती उतारी है। आप जाकर के देखो तो सही उसमें क्या लिखा है। ऐसे सैकड़ों किताबें
हमारे इतिहास के आज भी हैं वहाँ पर, उनमें महाराष्ट्र से ये किताब हमें उपलब्ध हुई थी। सब लोग कहने लगे महाराज हमें तो मिली नहीं, आप तो लाइब्रेरी में कोष में चले जाते हो, कैसे मिलेगी? वो पुस्तकालय में ही मिल सकती है। ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा पता? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। ऐसा परमो धर्म की